एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज हम सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था वाली इकाई 5, ठीक है। इस इकाई 5 को कितने नंबर में पूछा जा रहा है? इसको पूछा जा रहा है 6 नंबर में। मतलब इसमें एक एक नंबर के हमसे 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 4 नंबर का केवल एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये यूनिट तो हमारी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें भी जल्दी से इसको पढ़ना है, लेकिन जल्दी जल्दी में इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि पढ़ा और सब भूले। हम एक चीज को 1, 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यूनिट 20-25 मिनट से ज्यादा की नहीं है, तो आप इसको ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अगर आपने पढ़ लिया तो चौथे दिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझना, ठीक। 4 क्वेश्चन है, उन 4 क्वेश्चन में से ही आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसका, सरकारी बजट से क्या आशय है और इसकी विशेषता बताइए। तो आपसे भी पूछ सकता है कि बजट का क्या अर्थ है या सरकारी बजट का क्या अर्थ है। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कभी भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो इसका क्या अर्थ है। बजट एक ऐसा दस्तावेज है, दस्तावेज मतलब कागज का एक टुकड़ा। बार बार बोलती हूँ मैं आपको कि अगर आपको इन टॉपिक्स को अलग से देखना है तो इन सबके अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, तो आप उनको सर्च करके भी पढ़ सकते हो, ठीक। तो बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की आय एवं व्यय का विवरण होता है। साथ ही साथ बजट में उन कार्य उद्देश्यों की चर्चा होती है जो आय तथा व्यय के द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने होते हैं। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में बजट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसने हमें बताया कि बजट एक ऐसा दस्तावेज है, दस्तावेज मतलब कागज का टुकड़ा या फिर विवरण पत्र, ठीक है। इसमें सरकार अपनी आय और व्यय को अलग अलग दिखाती है। आय और व्यय से संबंधित सभी धनराशि को दिखाती है और बताती है कि हमें एक वर्ष में इतनी आय प्राप्त हुई है और इतने हमने व्यय किए हैं। तो इन आय और व्यय के आधार पर हम आगामी वर्ष में कौन से कार्य करेंगे, मतलब कौन सी योजना बनाएंगे, कौन सी नीतियां बनाएंगे, इन सब बातों का वो क्या करती है, निर्धारण करती है, ठीक है। तो आ गया समझ में आपको बजट का अर्थ। अब इसकी विशेषता देखते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बजट की समयावधि क्या है, तो बजट की समयावधि 1 वर्ष की होती है। या बजट कैसा बनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष बनाया जाता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना। पहला है इसका विवरण, विशेषता। बजट एक विवरण होता है जिसमें आय और व्यय का विवरण लिखा जाता है एवं विस्तृत रूप में यह दिया जाता है जिससे पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। विस्तृत रूप में मतलब संपूर्ण जानकारी दी जाती है, इससे छोटे आधार पर तैयार नहीं किया जाता। फिर अगला है बजट अवधि, वही बात जो मैंने आपको भी बताई। बजट एक निश्चित समयावधि के लिए बनाया जाता है जिससे सरकार के कार्यों का प्रतिवर्ष अवलोकन कर सके, ठीक। सरकार क्या कार्य कर रही है, सरकार हमसे जो कर लेती है ना, विभिन्न तरीकों से हमसे जो धनराशि वसूल कर रही है, जब्ती के रूप में, जुर्माने के रूप में, अर्थदंड के रूप में, तो इन पैसों का सरकार क्या कर रही है, इन पैसों की जानकारी हमें बजट से मिलती है। नकदी का आधार, बजट को बही खाते के आधार पर तैयार न करके नकदी के आधार पर तैयार किया जाता है। नकदी के आधार पर कि आज नगद कितना है, ऐसा नहीं देखा जाता कि 50,000 रुपए हमको किसी से लेने हैं तो पता नहीं वो आपको मिले या ना मिले, इस बात पे बजट नहीं बनेगा। आपके पास 50,000 है तो उसको आय में लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। अर्थात बजट में समस्त आय व्यय की राशि रोकड़ में होती है जिससे सरकार की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। एंड लास्ट है वित्तीय बातें। बजट में केवल वित्तीय बातों का विवरण होता है तथा गैर वित्तीय बातों से बजट का कोई संबंध नहीं होता। मतलब वित्तीय बातें, पैसों से संबंधित बातों को इसके अंदर लिखा जाता है, गैर वित्तीय बातों का बजट में कोई समावेश नहीं है। आपने कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा आपके पास आया, इन बातों का इसमें लेखा जोखा रहता है, ठीक है। तो बजट का अर्थ और विशेषता क्लियर हो गई आपकी। तो बजट के उद्देश्य को देखो, बजट के क्या उद्देश्य है। हर एक चीज को करने का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य, कोई पर्पस होता है। जैसे आज हमारे पढ़ने का क्या उद्देश्य है, हमको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, हमको एमपी रैंक लेके आनी है, हमको हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को प्राउड फील करवाना है, या हमें हमारी एक अलग पहचान बनानी है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान होती है, तो सभी के बहुत सारे उद्देश्य है। किसी को सेल्फ बिजनेसमैन बनना है, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, सब अलग अलग पर्पस रखते हैं। तो उसी प्रकार से बजट बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों बजट बनाया जा रहा है, तो हमको क्लियर पता है कि देश की आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा, सरकार हमारे लिए क्या कार्य कर रही है, सरकार की क्या योजना है, हमारे देश में प्रतिवर्ष कितना पैसा खर्च हो जाता है, जनता के भरण पोषण में कितना पैसा लगता है। इन तरीकों से हम इसका अर्थ बता सकते हैं।
तो हमेशा एक आंसर को दो तरीके से याद किया करो। कभी कोई आपसे क्लास में टीचर पूछ ले कि बजट का क्या उद्देश्य होता है, तो आप क्या किताबी भाषा में समझाओगे, क्या आप व्यवहारिक भाषा में उस चीज को समझाओ, जिससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और वहां पता चलता है कि आप किसी चीज को समझते हो या रटते हो। तो एग्जाम में किस तरीके से लिखना और नॉर्मली हमें उसका क्या अर्थ होता है, वो दोनों बातें याद होना चाहिए। तो पहला देखेंगे, बजट का उद्देश्य योजना से संबंधित। बजट का उद्देश्य नियोजन से संबंधित होता है, अतः जो भी बजट बनाया जाता है उसमें योजना को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि बजट बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जन कल्याण करने के लिए, जनता का भरण पोषण करने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश का विकास करने के लिए अनेक योजना बनानी पड़ती है और उन योजनाओं में पैसा लगता है। तो पैसा किस तरीके से लगे या किस काम में कितना पैसा लगेगा, इस बात के लिए हमें बजट बनाना पड़ता है, क्योंकि बजट में हमें पैसे की राशि पता चल जाती है कि भाई हमारे पास 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ रुपए हैं और उन पैसे के आधार पर हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। तो योजना बनाने के लिए बजट बनाना जरूरी होता है। फिर दूसरा है हिसाब देयता का उद्देश्य। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। एक प्रजातांत्रिक देश में सरकार जनता के प्रति हिसाब देयता के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों को इस बात को जानने का अधिकार है कि सार्वजनिक धन का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जहां हर एक काम जनता के लिए होते हैं, तो जनता इस बात का हिसाब मांगेगी कि आप हमसे कर के रूप में जो धनराशि ले रहे हो, उस धनराशि का हमारे लिए किस तरीके से उपयोग कर रहे हो। और साथ ही साथ जब जनता ही तो सरकार का चुनाव करती है कि कैसी हमारी सरकार होनी चाहिए, कौन हमारा नेता होना चाहिए, तो वो देखती है कि हमने जिसका चुनाव किया वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस कारण भी बजट बनाया जाता है। अगला हम यहाँ देखेंगे आर्थिक नियंत्रण। इसमें लिखा है, बजट के माध्यम से सरकार आय व्यय के संबंध में नियंत्रण रखती है, वह इसके प्रयोग के लिए उचित नीति का निर्माण करती है। इस प्रकार बजट के बिना सार्वजनिक कोषों का समुचित रूप से उपयोग नहीं हो सकता। आर्थिक नियंत्रण मतलब कि बजट से हमें पैसों पर नियंत्रण होता है। आज हमारे पास 10,000 रुपए है, तो हम 10,000 रुपए के आधार पर ही कहीं जाते हैं, कितना खर्चा करना, कितना नहीं खर्चा करना, ये सब सोचते हैं कि भाई 10,000 है, इतने की शॉपिंग करनी है, इतने का ये सामान खरीदना है, इतने का ये सामान नहीं खरीदना है। उसी प्रकार से आर्थिक नियंत्रण, देश में मांगे तो अनेक है जनता की, लेकिन उन मांगों को किस तरीके से पूरा किया जाए, किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाया जाए, इस बात के लिए बजट बनाया जाता है और ऐसे आर्थिक नियंत्रण रहता है। एंड लास्ट है समस्याओं के समाधान हेतु। आर्थिक विकास को प्रेरित करने के लिए अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित विभिन्न समस्या जैसे मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन में घाटा आदि का समाधान करने के लिए बजट महत्वपूर्ण है। जैसे कभी अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस अभावी मांग मतलब जनता किसी चीज की मांग नहीं कर रही है, तो मांग कब करेगी, जब उसे ऋण दिया जाएगा। तो ऋण कितना दिया जाए जनता को, किस दर से दिया जाए। भुगतान संतुलन असंतुलित हो गया। भुगतान संतुलन दो देशों के बीच होने वाला लेन देन, जब हम क्या कर लेते हैं, आयात अधिक कर लेते हैं, तो हमें पैसा देना होता है, हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए, इन सबका समाधान बजट के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि बजट में हमें धनराशि पता चल जाती है। तो आया योजना से संबंधित, हिसाब देयता का उद्देश्य, आर्थिक नियंत्रण और समस्या के समाधान हेतु, इन 4 बातों का बजट बनाने का उद्देश्य है या बजट बनाने के ये लाभ है। बजट के क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, एक ही आंसर आप इसके अंदर लिख सकते हो, या ऐसे महत्व पूछ ले या फिर बजट की उपयोगिता पूछ ले। तो ये सब सिमिलर नाम है फ्रेंड्स, बस थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस होता है और ये चेंजेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। पूछ ले बजट क्यों उपयोगी है, तो बजट बहुत तरीके से उपयोगी है। बजट के माध्यम से हमें देश के कार्यकलापों का पता चलता है कि देश में सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। बजट का क्या महत्व है, बजट का क्या लाभ है, आप पे डिपेंड करता है कि एक ही आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना। अब अगला हम यहाँ पर देखेंगे सरकारी बजट के प्रकार। सरकारी बजट कितने प्रकार के हैं, तो सरकारी बजट यहाँ 3 बताए गए हैं। पहला संतुलित, दूसरा आर्थिक जिसे अधिशेष बजट भी कहते हैं, और तीसरा है घाटे का बजट जिसे बचत का बजट भी कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का अर्थ देखते हैं। पहला पूछा है संतुलित बजट। जब सरकार का खर्च और राजस्व समान हो तो इस बजट को संतुलित बजट कहते हैं। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रेंड्स कि जब सरकार के आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं तो इस स्थिति को संतुलित बजट कहा जाता है। जैसे सरकार के पास 1 करोड़ की आय होती है सरकार को, और सरकार वो 1 करोड़ रुपए ही जनता के ऊपर क्या कर देती है, खर्च कर देती है, तो इसे संतुलित स्थिति कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, संतुलित बजट बराबर
अनुमानित प्राप्तियां बराबर अनुमानित व्यय। ठीक है, यहाँ पे एरो करके भी आप इसको बता सकते हो। अनुमानित प्राप्तियां बटे अनुमानित व्यय, जितना प्राप्त हुआ उतना खर्च कर दिया, या फिर ऐसे बोलो जितनी आय हुई है सरकार को, सरकार ने वो पूरी आय खर्च कर दी है जन कल्याण में, तो इस स्थिति को संतुलित बजट कहेंगे। अब पूछ सकता है संतुलित बजट के कोई दो लाभ बताइए, या कोई दो दोष बताइए, या संतुलित बजट का अर्थ बताइए, किस भी तरीके से पूछेगा। तो हमने कुछ पॉइंट गुणों दोष के भी शामिल किए हैं। संतुलित बजट मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाता है, इससे सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और वित्तीय सहायता में स्थिरता बनी रहेगी। मतलब जो सारी स्थिति संतुलित है, जब ना तो कोई ऋण लेना है ना कोई ऋण देना है, जब कोई समस्या ही नहीं है, तो इसके सारे फायदे ही फायदे हैं। दोष क्या हो जाएगा, इससे आर्थिक विकास में तेजी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। 1 करोड़ है, आपने 1 करोड़ ही खर्च कर दिया, जबकि 5 करोड़ या 2 करोड़ को खर्च करने की आवश्यकता थी। देश में अधिक से अधिक जन कल्याण कार्य करने थे, लेकिन आपने तो प्राप्ति के आधार पर खर्च किए, तो इससे देश ने विकास नहीं किया। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास की तेजी के लिए उपयुक्त नहीं है जिन देशों में सरकार केवल आय के आधार पर, अल्प विकसित जैसे नेपाल, भूटान जो पिछड़े देश है, जहां विकास कार्य तो होता है लेकिन सारे न के बराबर, तो वहां सरकार आय के आधार पर अगर खर्चे करेगी तो वह देश विकास नहीं करेगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ अधिशेष बजट, जिसे आर्थिक का बजट भी कहते हैं। जब अनुमानित सरकारी राजस्व अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो जाता है तो इसे अधिशेष बजट कहा जाता है। मतलब जब आय कैसी होती है, आय हमारी अधिक और व्यय हमारे कैसे हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यय हमारे यहाँ पर कम, तो इस स्थिति को आर्थिक का बजट कहेंगे। मतलब आय मतलब अधिक, अधिक की मतलब जब आय अधिक होती है, जब आय अधिक होती है और व्यय कम होते हैं, तो इस स्थिति को अधिक का बजट कहते हैं या अधिशेष बजट कहते हैं। ठीक है, बचत का बजट जैसे अनुमानित प्राप्तियां बटे अनुमानित व्यय, व्यय से ज्यादा प्राप्ति होना, सॉरी, इसे हम अधिशेष बजट कहेंगे। भगवान कितनी बार स्टार्ट करूंगी रे। जब जल्दी होती है तभी से गड़बड़ होती है सारी। जब तक स्टार्ट करना है इतना समझाना पड़ेगा मुझे। एंड अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, सरकारी बजट के प्रकार। यहाँ सरकारी बजट के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला संतुलित, दूसरा अधिशेष जिसे आर्थिक का बजट या बचत का बजट भी कहते हैं, एंड तीसरा बताया है इसे घाटे का बजट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पहला हम देखेंगे संतुलित बजट क्या होता है। संतुलित बजट, तो संतुलित बजट में बताया है जब सरकार का खर्च और राजस्व समान हो तो बजट को संतुलित बजट कहेंगे। मतलब जब सरकार की आय और सरकार की व्यय दोनों बराबर हो, सरकार के को 1 करोड़ की आय प्राप्त होती है देश से, सरकार 1 करोड़ रुपए ही खर्च कर देती है, तो जब आय और व्यय दोनों बराबर हो जाते हैं तो यह स्थिति संतुलित बजट की कहलाती है। ठीक है, आप इसको आय को प्राप्ति भी लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा है संतुलित बजट बराबर अनुमानित प्राप्तियां बटे अनुमानित व्यय। दोनों कैसे है फ्रेंड्स, यहाँ पर बराबर, ये बराबर है। अब इसके क्या फायदे हैं? संतुलित बजट मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाता है, इससे सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। मतलब जब संतुलन की स्थिति है तो कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं है। पर दोष क्या है, इससे आर्थिक विकास में तेजी नहीं आती। बिल्कुल, अगर आपके देश की सरकार ने 1 करोड़ की धनराशि प्राप्त की है और 1 करोड़ ही खर्च किया, जबकि देश के लिए 3 करोड़ के खर्चे की जरूरत थी, तो ऐसी कंडीशन में देश ने विकास नहीं किया, क्योंकि आपने तो जितना प्राप्त हुआ उतना खर्च किया है ना, तो देश ने विकास नहीं किया। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसे नेपाल, भूटान जो पिछड़े देश है, जहाँ की सरकार विकास काम तो करती है लेकिन सारे न के बराबर होते हैं। तो अगर वहां की सरकार जैसे जैसे आय मिलेगी और वैसे वैसे खर्चे करेगी तो देश नहीं चलाया जा सकता। देश को चलाने के लिए ऋण लेना होगा, देश को सुविधा देनी होगी। तो जहाँ संतुलित बजट के फायदे हैं वहीं 2 नुकसान है कि यह अल्प विकसित देशों के लिए, पिछड़े देशों के लिए सही नहीं है, और अगर आय के आधार पर अगर आप व्यय करोगे तो इससे देश का विकास नहीं होगा, चाहे वो कौन सा भी देश हो। अगला है फ्रेंड्स अधिशेष बजट, जिसे आर्थिक का बजट या बचत का बजट कहते हैं। इसमें लिखा है जब अनुमानित सरकारी राजस्व
अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो जाता है तो इसे अधिशेष बजट कहा जाता है। मतलब जब आय कैसी है फ्रेंड्स हमारे पास, जब आय अधिक होती है और व्यय कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे अधिक का बजट। मतलब सरकार के पास पैसा तो है लेकिन उसको खर्च वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो सूत्र क्या है इसका, बचत का बजट, अधिशेष बजट या अधिक का बजट, कैसे भी आप लिख सकते हो। अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से ज्यादा। अब इसके क्या लाभ है कि इससे सरकार की मनमानी नहीं होती। यह मुद्रास्फीति अंतराल को कम करने में सहायक होता है क्योंकि समग्र मांग में कमी लाता है। मांग में तो कमी लाएगा क्योंकि जब खर्चे ही नहीं हो रहे हैं तो मांग कैसे होगी, और मांग नहीं होगी तो उत्पादन कैसे होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेगा, और सरकार की मनमानी भी इसमें नहीं चलेगी। क्योंकि इसमें क्या बोला, इसमें सरकार की मनमानी नहीं होती। जब आय अधिक है तो जनता जिस चीज की डिमांड करेगी आपको पूरा करना होगा क्योंकि आपके पास जनता का पैसा है। अब दोष देखो इसके, भारत जैसे अल्पविकसित राष्ट्र के लिए अधिक पूर्ण बजट उपयुक्त नहीं है। ठीक है, पहला हमने जो संतुलित बजट पढ़ा था वह अल्पविकसित पिछड़े देशों के लिए सही नहीं है। अधिशेष या अधिक का बजट भारत जैसे देश जो कि विकासशील देश में नहीं है, अभी वो क्या कर रहा है, विकास काम में लगा है। मतलब उसने अपनी पूर्ण उन्नति नहीं की है, अभी वो अर्ध विकसित है या विकासशील है, विकास काम में लगा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खर्चों की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास सरकार के पास पैसा बच रहा है। आदि के बजट में हम पढ़ रहे हैं कि सरकार के पास पैसा है लेकिन वो खर्च नहीं कर रही है, तो यह स्थिति अर्ध विकसित मतलब भारत जैसे देशों के लिए सही नहीं है। यह मंदी के समय में हानिकारक होता है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का स्तर भी गिरने लग जाता है। ठीक, इसी तरीके से लास्ट हम पढ़ेंगे सरकारी बजट का प्रकार। तीसरा है घाटे का बजट। घाटे का बजट वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करती है। घाटे का बजट का फॉर्मूला है अनुमानित प्राप्ति अनुमानित व्यय, मतलब प्राप्ति से ज्यादा व्यय। अब यहाँ पे आप फिर ऐसे लिख लो, यहाँ पर आय लिख लो और यहाँ पर व्यय लिख लो। मतलब जब आय हमारी कम होती है और व्यय अधिक होते हैं तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, इस स्थिति को घाटे का बजट कहा जाता है। संतुलित बजट आय और व्यय का बराबर हो जाना संतुलित बजट। आय का अधिक होना, व्यय का कम होना अधिक का या बचत का बजट। आय का कम होना और व्यय का अधिक हो जाना तो घाटे का बजट। ठीक है, फिर इसके क्या फायदे नुकसान है। फायदा ये है कि अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में सहायक होता है घाटे का बजट, क्योंकि अल्प विकसित देश कौन है, अल्प विकसित देश भारत ही आएगा। अल्प विकसित बोलो या अर्ध विकसित बोलो, मतलब थोड़ा विकास तो हुआ है, बिल्कुल ही न के बराबर विकास काम तो नहीं हो। हमारे भारत देश में विकास काम चल रहे हैं, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा खर्चों की व्यय सरकार को व्यय करने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में घाटे का बजट यहाँ अच्छा माना गया। पूछ लिया घाटे का बजट क्यों लाभदायक होता है, तो घाटे का बजट इसलिए लाभदायक होता है क्योंकि घाटे के बजट में व्यय ज्यादा होते हैं और अल्प विकसित या अर्ध विकसित देशों के लिए घाटे का बजट ही उपयुक्त है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा खर्चों की आवश्यकता होती है। सामाजिक कल्याण की वृद्धि में भी सहायक होता है घाटे का बजट, क्योंकि जब घाटा ही क्यों हुआ है, जब व्यय ज्यादा हुए हैं। तो दोष क्या है, कीमतों में वृद्धि की संभावना और सरकारी ऋणों में वृद्धि। जब सरकार को घाटा होगा तो सरकार प्रत्येक वस्तु की कीमत को बढ़ा देगी और जनता को देने वाले ऋण की दर भी बढ़ा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संतुलित बजट का अर्थ या संतुलित बजट के गुण दोष बताइए, आधिक्य के बजट के बताइए, घाटे के बजट के बताइए, तो मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे से इसका आंसर लिख दोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा सरकारी घाटे की माप क्या होती है, या सरकारी घाटे के प्रकार बताइए, या बजटरी माप क्या होती है। ठीक, तो लिखा है इसमें, जब सरकार को किसी वित्त वर्ष में आमदनी कम हो और उसका खर्च अधिक हो तो इसे घाटा कहते हैं। अर्थात खर्च का कमाई से ज्यादा होना सरकारी घाटा या नुकसान कहलाता है। सरकारी नुकसान या सरकारी घाटा क्या है, जैसे अभी अपन ने सरकारी घाटा पढ़ा है कि आय कम और व्यय ज्यादा, उसी प्रकार से सरकारी घाटा भी क्या है, आय कम और व्यय ज्यादा। ठीक, अब ऐसा घाटा 3 प्रकार का है। पहला राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा और तीसरा प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो देखो राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तथा इस घाटे में सरकार के लेन देन शामिल होते हैं जिनका सरकार की वर्तमान आय पर प्रभाव पड़ता है।
साथ ही यह घाटा इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि सरकार की खुद की कमाई अपने विभागों के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे हमने संतुलित बजट, है ना, और आदि का बजट, घाटे का बजट पढ़ा है, उसी तरीके से राजस्व घाटा भी है कि जब राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक है, मतलब आय की तुलना में, प्राप्ति मतलब आय की तुलना में व्यय अधिक होते हैं तो ये राजस्व घाटा होता है। इसके क्या प्रभाव है? ऋणों का बोझ बढ़ गया, ऋण की दर बढ़ गई, सरकार के अनावश्यक खर्चे बढ़ गए और इससे देनदारी में भी वृद्धि हो गई, क्योंकि हमने देश को चलाने के लिए ऋण लिया, ऋण को ब्याज सहित हमको लौटाना है। हमने किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाए तो हमने आयात कराया, तो आयात के लिए हमको विदेशी मुद्रा वापस देनी है जिस भी देश से आयात कराया, तो ऐसे राजस्व घाटे के नुकसान है। एंड अगला है राजकोषीय घाटा। यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक है तो वह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा है। मतलब जब सरकार को कुल वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक है, यदि सरकार का कुल व्यय उसकी कुल राजस्व गैर राजस्व, मतलब राजस्व यहाँ पे कर, सरकार दो प्रकार के कर लेती है, प्रत्यक्ष कर लेती है और अप्रत्यक्ष कर लेती है, ठीक है। और इन करों के अलावा सरकार की गैर प्राप्तियां भी होती है। जैसे सरकार प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से तो धनराशि कमाती है, साथ ही चोरी, अर्थदंड, जुर्माना, जब्ती, इन रूप में भी सरकार को पैसा मिलता है। तो इन दोनों का पैसा मिला के भी सरकार के व्यय जब अधिक होते हैं तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति मतलब कि परचेसिंग पावर, किसी वस्तु की परचेसिंग पावर का बढ़ जाना। 2010 में कोई वस्तु 100 रुपए की थी, वही वस्तु 2011 में आपको 200 रुपए में मिलेगी, तो यहाँ पर कीमत बढ़ जाएगी जबकि वस्तु वही के वही रहेगी। तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, देश ऋण जाल में फंस जाता है और देश की प्रगति में कमी आ जाएगी, क्योंकि जब सरकार जिन साधनों से पैसा कमा रही है, कर के रूप, सरकार की आय का मुख्य साधन कर ही है, जब कर ही सरकार को कम पड़ रहा है तो सरकार ऋण लेगी, ऋण जाल में फंस जाएगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी, ठीक है, और देश की प्रगति में कमी आएगी। एंड लास्ट है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात सरकार हर साल बजट में एक निश्चित राशि का प्रावधान पूर्व में लिए गए ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए करती है एवं ब्याज चुकता करने पर खर्च की गई राशि को राजकोषीय घाटे से घटा दिया जाता है, जिसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। सरकार देश के जन कल्याण के लिए, योजनाओं के लिए, नीतियों के लिए या किसी भी कार्य के लिए ऋण लेती है तो उस ऋण की राशि को चुकाने के लिए वो एक अलग से बजट बनाती है, ठीक है। तो उस ऋण की राशि को चुकाने के बाद जो कुछ धनराशि बच जाती है तो वो प्राथमिक घाटे के अंदर आती है। इसका क्या प्रभाव है? भावी पीढ़ी पर कर भार में बढ़ोतरी हो जाती है और सरकार की उधार जरूरतों में बढ़ोतरी हो जाती है। प्राथमिक घाटा, जब हमको ऋण लिया, हमने उस ऋण को चुकाने का हमारे पास पैसा ही नहीं है तो ऐसा पैसा वापस से जनता से वसूल होगा कर के रूप में, अनेकों रूपों से, ठीक है। तो ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाती है। अब अगर इस यूनिट में और भी आपको कोई क्वेश्चन लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यूनिट समझ में आई है तो अपनी एक्सीलेंस फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।